चलिए शुरू करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो ये आपके डीएलएड में एक्चुअली में फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, यहाँ पर सेकंड ईयर लग गया है तो आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास ये सब्जेक्ट आएगा एजुकेशन एंड सोसाइटी। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और साथ ही साथ इसके जो यूनिट्स हैं 5 के 5 वो सारे हम यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे। जो भी आपके सिलेबस वाइज टॉपिक हैं सबको क्लियर करेंगे, सबके नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यूनिट 1 है ये, इसके बाद हम बाकी के यूनिट्स करेंगे। और यूनिट 1 का जो नाम है वो है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली जो पूरा यूनिट है आपका इंडियन सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है, और क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ से क्वेश्चंस बनकर डीएलएड में ज़रूर आएंगे, 5 नंबर में भी और 8 नंबर में भी। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से एक एक चीज़ को यहाँ पर समझना है बिल्कुल सिलेबस वाइज। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में यही पूछा गया है कि बताइए मीनिंग ऑफ सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी का मतलब क्या है। तो ग्रुप ऑफ पीपल who live in definable community and share the same cultural component। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो साथ में रहते हैं कम्युनिटी के अंदर, और सेम तरह के जो कल्चरल कंपोनेंट्स होते हैं उसको शेयर करते हैं। तो ये आपका जो मीनिंग हो गया सोसाइटी का। और बात करते हैं डेफिनेशन की। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, खासकर जो बड़े नंबर के क्वेश्चन होते हैं जैसे 5 नंबर या 8 नंबर का, तो वहाँ पर ना आपको डेफिनेशन लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे आपके आंसर को वेटेज मिलता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक आपको एंथनी गिडिंग की मैं डेफिनेशन बताती हूँ जिसे आप याद कर लेंगे कि सोसाइटी इज़ द यूनियन इटसेल्फ। ये अपने आप में एक यूनियन होता है। द ऑर्गेनाइजेशन द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस एंड विच एसोसिएटिंग विद इंडिविजुअल आर बाउंड टुगेदर, जिसमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप 2-3 बार इसको ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेशन याद हो जाएगी। चलिए आगे पूछा गया है मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी क्या होता है, कि सोसाइटी के मेजर कौन कौन से नियम हैं या सिद्धांत हैं कि आप कह सकते हो कि दिस इज़ अ सोसाइटी। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पर प्रिंसिपल होता है वो होता है फीलिंग ऑफ वी नॉट आई। कि समाज के अंदर हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, जो भावना होती है, वो मैं वाली नहीं होती, हम वाली होती है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर आपको ग्रुपिज्म मिल जाएगा। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि हमें समाज में है तो हम सिक्योर हैं, क्योंकि समाज के अपने लॉ रिचुअल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यूनिफॉर्मिटी मिल जाएगी और ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये सारे जो हैं मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं सोसाइटी के। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर 2 टाइप ऑफ इंडियन सोसाइटी की हम बात करेंगे। एक है एंशियंट जो कि वर्णा बेस्ड थी। अगर आपको थोड़ा भी हिस्ट्री मालूम हो, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, तो आपको पता होगा कि पुराने टाइम में 4 वर्ण होते थे, जिस हिसाब से पूरी सोसाइटी हर एक पायदान पर बिलोंग करती थी। आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो डेमोक्रेटिक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया जाता है जिसके अंदर समानता स्वतंत्रता की बात की जाती है। सेक्युलरिज्म के बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हो, तो इसकी एलाबोरेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आगे चलिए नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब हमें इंडियन सोसाइटी के नेचर की बात करनी है। तो कैसा नेचर है, यहाँ पर क्लास एंड कास्ट आपको मिल जाएगी। मैं मीन्स कि एक तो आपको क्लास मिल जाएगा कि वर्ड कौन सा, उसके अंदर भी आपको कास्ट मिल जाएंगे। फिर आता है आपका मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी वो मल्टीलिंगुअल है। यहाँ पर कोई भी एक भाषा नहीं है, बल्कि बहुत तरीके की भाषा बोलने वाले लोग आपको सोसाइटी के अंदर मिल जाएंगे। ये मल्टी रिलीजियस है, इसमें बहुत तरीके के रिलीजियस लोग रहते हैं। मल्टीकल्चरल है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। हम इसे सिंपल सोसाइटी नहीं बोल सकते इंडियन सोसाइटी को, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्सिटी वाली है। तो ये सारे जो नेचर हैं आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में याद रखने हैं। आगे चलिए सोशल चैलेंजेस इन इंडिया बात करेंगे। समाज में कौन से ऐसे चैलेंजेस और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो इंडिया में फेस करनी पड़ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेक ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। यहाँ पर आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली ये वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबको समान न्याय मिलेगा, बट जब आप समाज के अंदर रहेंगे ना इंडियन सोसाइटी के, तब आपको पता चलता है कि एक ऊंची जात और नीची जात के बीच में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। फिर पॉपुलेशन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको शहरों से गाँव, और गाँव से ज़्यादातर शहरों की तरफ जो माइग्रेशन होता है लोगों का वो आपको मिल जाएगा देखने को। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा यहाँ की चैलेंज है सबसे बड़ा। डाइवर्सिटी एज अ चैलेंज भी हम देख सकते हैं। फिर इनइक्वालिटी
पॉवर्टी आपको मिल जाएगी, लो लिटरेसी रेट तो है ही प्रॉब्लम हमारे समाज की, और लेक ऑफ इंक्लूसिवनेस डेवलपमेंट, बिल्कुल समावेशी विकास का यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। आप देखेंगे कि जो अमीर वर्ग है वो अमीर ही है, वो आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और एक जो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला गया वो फिर नीचे ही चला जाता है। तो दोनों ही मतलब जो आगे बढ़ रहा है वो मल्टीपल रूप से बढ़ रहा है, और जो नीचे घट रहा है वो भी मल्टीपल रूप से नीचे घट रहा है। तो ये भी एक तरीके से चैलेंज है हमारे इंडियन सोसाइटी की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर बायसनेस। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर और इंडिकेटर क्या हैं। तो जेंडर बायसनेस का सीधा सा मतलब है लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहीं एक डाटा मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे साफ साफ पता चल जाएगा कि बिल्कुल जेंडर बायसनेस हमारे इंडिया में हो रहा है। 2011 के सेंसस की ये यहाँ पर डाटा है। 65% जो वुमेन है वो लिटरेसी रेट मिलेगा आपको, और मेन का मिलेगा 82%। तो ये डाटा कहीं ना कहीं क्लियर कट बता रहा है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में लड़कों की एजुकेशन पे ज़्यादा फोर्स किया जाता है बजाय लड़कियों के। फैक्टर क्या है, इसके क्या हो सकते हैं फैक्टर्स, फैमिली पॉवर्टी हो सकती है, सोशल आइडियोलॉजी, लोगों की सोच ऐसी हो रही है समाज में, लेक ऑफ गर्ल्स स्कूल नहीं है गर्ल्स के इसलिए भी, और लेक ऑफ फीमेल टीचर्स नहीं होती इसलिए लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। तो ये कुछ फैक्टर हो सकते हैं। और इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो आप जेंडर रेशियो देख लो कि 1000 लड़कों पे सिर्फ 933 ही लड़कियां यहाँ पर दिखाई देंगी। लिटरेसी रेट इन दोनों का आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपेयर हायर एजुकेशन, आप हायर एजुकेशन में अगर कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि ये वहाँ पर भी मेल जो आपके कैंडिडेट मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे बजाय लड़कियों के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पॉवर्टी। पॉवर्टी के बारे में बताने की क्या ज़रूरत है, मतलब पहले से ही आपको पता है, फिर भी एक बुकिश लैंग्वेज क्या होती है जिसमें आप अपने आंसर को क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अ पर्सन लेस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए भी जिसके पास एसेंशियल चीज़ें ना हो, रिसोर्सेज ना हो, हम कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी झेल रहा है या फिर वो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो टाइप ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो सबसे पहला आएगा एब्सोल्युटली पॉवर्टी। इसमें जो हमारा कंडीशन होता है वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जहाँ पर ना बिल्कुल कंडीशन लो होती है, जहाँ पर आप नेसेसरी चीज़ें भी जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, जो कि फूड, शेल्टर और हाउसिंग होता है, ये 3 चीज़ें भी, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपका एब्सोल्युटली पॉवर्टी होता है। सेकेंड जो पॉवर्टी वो है रिलेटिव पॉवर्टी। इट इज़ अ डिफाइंड फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप पे पैसे वैसे हैं, रोटी कपड़ा मकान सब है, लेकिन फिर भी सोशली रूप से जो आपके स्टैंडर्ड हैं वो बाकियों के मुकाबले नीचे हैं, आपको साइकोलॉजिकल या फिर सोशली तरीके से नीचा दिखाया जाता है, तो वो भी पॉवर्टी की ही एक बात कही जा सकती है। बात करेंगे कॉजेज़ की, भैया कॉजेज़ क्या है पॉवर्टी के। तो पहले तो इलिटरेसी है कि शिक्षा नहीं है, और मतलब असाक्षर लोगों की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। अगर वो पढ़ ले जाएंगे, पढ़ेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा काम करेंगे। लेजीनेस से भी कुछ लोग पॉवर्टी झेल रहे होते हैं। डिजीज़, बीमारियां आ जाने से फैमिली का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो घट जाता है। ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको नौकरियाँ देना, रिसोर्सेज देना बिल्कुल भी आप देख रहे हो कि नहीं हो पा रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स आने से भी लोगों की सारी संपत्ति जो होती है वो चली जाती है और वे पुअर हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमारे इंडिया में बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। और रिसेशन ऑफ इकोनॉमी, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं वो भी जो हैं आपकी पॉवर्टी में आने के रीज़न हो जाते हैं। तो ये इतने सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए जो आपको पेपर में याद रहें, जिसकी इलैबोरेशन, एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। आप उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिएगा। बात करेंगे रेमेडीज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये जो पॉवर्टी बेटा इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इसकी रेमेडीज़ क्या है, कैसे हम इसको सुधारें, ये क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर बनते हैं। मैं हमेशा कह रही हूँ आपसे कि प्रॉब्लम पे तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम की रेमेडीज़ पे, क्योंकि आप एक टीचर हो। आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपने बच्चे की प्रॉब्लम पता लगा ली, आपका काम ये भी है कि उस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है। तो रेमेडीज़ यहाँ पर बताइए क्या कर सकते हो आप। जो भी आपके रीज़न है ना उसको उल्टा कर दो, ये बिल्कुल ही ईजी वे होता है किसी की भी रेमेडी बनाने का। तो पहला क्या है, इंक्रीमेंट इन लिटरेसी रेट, कि जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज करो भैया, बढ़ा लो। इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, जो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन है जिससे आपको
कहते हैं कि इसे स्किल आ जाती है या जॉब मिलना आसान हो जाता है, तो इनमें इंक्रीजमेंट करो या फिर इम्प्रूवमेंट करो। चीप लोन्स भैया स्टार्टअप के लिए दो लोगों को, ताकि छोटा मोटा स्टार्टअप कर सके लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल ग्रेन्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत ही गरीब हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट गरीब है, उनके लिए भाई आप ये जो अनाज की दुकानें होती हैं वहाँ पर सस्ता अनाज उपलब्ध कराइए। कंट्रोल पॉपुलेशन, ये तो है ही, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को आसपास नौकरियाँ, छोटी मोटी जॉब्स एटलीस्ट मिल सके। तो ये रेमेडीज़ हो जाएंगी आपकी पॉवर्टी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी। इस बात इंडिया डाइवर्सिटी का मतलब होता है हिंदी में विविधता। तो ये प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया तो है ही डाइवर्सिटी वाला सोसाइटी, तो एज प्रेजेंट इन नेचर एज इन सोसाइटी, तो ये हमारी सोसाइटी में बिल्कुल है। कलर के बेस पे स्ट्रक्चर, कल्चर, फूड, फेस्टिवल, बिलीफ, रिलीजियस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, तो बहुत तरीके के लोग आपको इंडिया में मिल जाएंगे जो एक दूसरे से किसी ना किसी तौर पर डिफरेंट होते हैं। यही डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया की, और कहें तो यही खूबसूरती भी है हमारे इंडिया की। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिगॉन ने दी हुई है। ये कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इट एनकम्पासेस क्या दिया हुआ, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। तो भैया ये साफ साफ कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो एक्सेप्टेंस करती है, रिस्पेक्ट देती है और समझाती है कि एक एक इंडिविजुअल यूनिक है। मतलब अगर कोई हमसे डिफरेंट है इंडिविजुअली तो वो यूनिक है, उसे हम चैलेंज नहीं बल्कि तरीके से अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे। एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसी तरीके से हमारे भी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो भी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो बेसिकली ये साफ साफ बता रहे हैं कि डाइवर्सिटी होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बल्कि ये खूबसूरती वाली बात है। ये आपको बताना चाह रहे हैं डेफिनेशन के थ्रू। अब बात करेंगे डाइवर्सिटीज़ इन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी। सबसे पहला ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, की लोग अलग अलग ज्योग्राफिकली एरिया में रह रहे हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज वाली डाइवर्सिटी मिल जाएगी। कल्चरल डाइवर्सिटी, कास्टिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, तो इस टाइप की डाइवर्सिटी आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगी। इवन कास्ट के अंदर भी सब कास्ट हो जाते हैं, उसकी भी डाइवर्सिटी फूड को लेकर मिल जाएगी। ज्योग्राफिकल अगर एरिया में आप देखोगे, अगर आप साउथ इंडिया चले जाओ आपको गर्मी मिलेगी, ऊपर चले जाओ आपको नॉर्थ एरिया में ठंड ज़्यादा होगी, ईस्ट में आपको बारिश मिल जाएगी, वेस्ट में अगर आप जाते हो राजस्थान की साइड तो आपको सूखा मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो डिफरेंसेस होते हैं इसे ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन कंक्लूजन अगर हम अपने आंसर को लिखेंगे तो देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब भी हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इस लाइन पर ही हमारा जो निष्कर्ष है वो ख़त्म होता है कि डाइवर्सिटी चाहे हज़ार तरह की हो, हमारे बीच में यूनिटी है। ठीक है, हम इंडियंस हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर फोकस करनी होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है सोशल डाइवर्सिटी या फिर अनइक्वालिटी की बात करेंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसकी बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो किस एरिया पर आप कह सकते हो कि अनइक्वालिटी हो रही है। पहला रिलीजियस अनइक्वालिटी, आपको धर्म को लेकर अनइक्वालिटी मिल जाएगी। यहाँ पर लोगों के बीच में नॉर्म्स बने होते हैं। कास्ट रिलेटेड अनइक्वालिटी बिल्कुल मिल जाएगी, कास्ट के अंदर सब कास्ट भी मिल जाएंगे। क्लास इन अनइक्वालिटी मिल जाएगी जिसमें मिडिल क्लास हो गया, हायर क्लास, लोअर क्लास हो जाते हैं। जेंडर अनइक्वालिटी, तो अगर आप एक लड़की हो तो साफ साफ अपने घरों में भी देख सकती हो। तो ये सारी अनइक्वालिटी आपको इंडियन सोसाइटी में आराम से देखने को मिल जाएंगे। अब ये कॉजेज क्या है, इसके रीज़न क्या है, क्यों हो रही है ये अनइक्वालिटी। पहला तो क्या है, स्टीरियोटाइप जो आइडियोलॉजी हो रही है, लोगों की पुरानी सोच जिसे हम कहते हैं, उसे ही आप कह लो कि जो चला आ रहा है हम तो वही करेंगे, जो हमारे बाप दादाओं ने किया हम वही करेंगे, हम कोई चेंजेस सोसाइटी में नहीं लाने वाले। दूसरी चीज़ लो स्टेज ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल इसका रीज़न यही है कि एजुकेशन नहीं मिली है तो ये लोग अपनी सोच को भी नहीं बदल रहे हैं। सोशल नॉर्म्स बन रहे हैं, सामाजिक जो रूढ़िवादियाँ बन रही हैं उसी को ढोते चले आ रहे हैं। उसके बाद बायसनेस, रूल्स और लॉज जो सोसाइटी ने बना रखा है, मैं संविधान की बात नहीं कर रही हूँ, कि लड़कियां इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाएंगी या लड़कियां बाहर का काम नहीं करेंगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कॉजेज़ हो सकते हैं।
इसी तरह बात करेंगे इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी की, तो इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी के अंदर हमारी 3 क्लासेज आ जाते हैं, हाई, मिडल और लोअर। इकोनॉमी यानी पैसों से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। एक बहुत अमीर लोग मिल जाएंगे जो हायर क्लास में चले जाएंगे, मिडिल क्लास मिल जाएंगे, फिर लोअर क्लास भी मिलेंगे। इसका कॉजेज क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, पैसा जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे देश के अंदर, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, अब जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, ये मैनेज भी नहीं हो पा रहा है कि हर किसी को अच्छा वेतन दिया जा सके। लेक ऑफ मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, तो ये एजुकेशन वाला फैक्टर तो हर जगह कॉज में आना ही आना है। बात करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक अनइक्वालिटी, तो एजुकेशन का क्या रोल है सोशल और इकोनॉमिकल दोनों ही तरह की जो अनइक्वालिटी हो रही है उसको हटाने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पक्का मतलब क्वेश्चन में आने वाला है। तो क्या करता है भाई एजुकेशन, क्या रोल है एजुकेशन का? मेक पीपल अवेयर, ये लोगों को अवेयर करता है। गिव कॉन्फिडेंस, आप अगर आपके पास एजुकेशन है आप कॉन्फिडेंट होते हो। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। प्रमोट इक्वालिटी, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप इक्वालिटी को प्रमोट करोगे। चेंज सोशल नॉर्म्स, समाज में जो रूढ़ियाँ बनी रही हैं या स्टीरियोटाइप लोग हैं उनको चेंज करने में हेल्प करेगा। मेक सेल्फ डिपेंडेंट, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। प्रमोट न्यू एंड लॉजिकल थॉट्स, आपने अंदर लॉजिकल थॉट आएगी कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है इस प्रथा से तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इस चीज़, आप दूसरे तरीके से सोचना शुरू करेंगे। गिव पावर टू फॉट विद सिचुएशन, और सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको पावर भी एजुकेशन ही देती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी। लिटरेसी क्या है भैया? वही साक्षरता, पढ़ाई लिखाई। द एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन इन अ वे दैट कैन अंडरस्टैंड, तो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब समझ पा रहे हैं, तो यही हमारी लिटरेसी है कि हम समझ पाएँ। कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो किस ढंग से क्या कह रहा है, जैसे मैं भी कुछ समझा रही हूँ आपको, यहाँ पर मैं यूनिट बता रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, आपको यूनिट क्लियर हो रहा है, दैट मीन आप लिटरेट हो, आपको समझ आ रहा है, आपके अंदर लिटरेसी है। मोस्ट लिटरेसी रेट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केरला का जाएगा और लीस्ट जाएगा बिहार का, तो ये तो फैक्चुअल नॉलेज है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कॉजेज़ क्या है, ये जो इलिटरेसी है, जो इतना कम हो रहा है हमारा लिटरेसी, क्या है इसके कॉजेज़? पहला वही पॉवर्टी, पैसा नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से, पहले पेट भरेगा तभी तो बच्चों को एजुकेशन देंगे। फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सोशल नॉर्म, जियोग्राफिकल रीजंस हो सकते हैं कि आसपास स्कूल ही नहीं है, इंडिविजुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और जेंडर बायसनेस जहाँ पर लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये मेन कॉजेज़ हैं इलिटरेसी के, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स की जो कि बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा जिससे इलिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके। तो नेशनल लिटरेसी मिशंस की बात करेंगे। इस्टेब्लिश हुआ था ये 5 मई 1988 में, प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी। 2009 की बात करें तो साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम प्रोग्राम, ये 2 आपको पक्का याद रखने हैं। नेक्स्ट है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। अब जस्टिस की बात करेंगे कैसे सोसाइटी और इकोनॉमिकली जस्टिस लाया जा सकता है। तो प्रोवाइडिंग इक्वल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स, तो सबको एक बराबर भैया अधिकार दे दो, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, तो उसी से जो है इक्वालिटी आ जाएगी। दे शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, तो इन तीनों के आधार पर कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और एक फेयर बैलेंस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और प्रिविलेजेस का। समाज के अंदर जो भी चीज़ें या जो भी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं तो वो बैलेंस रूप में सबको बंटनी चाहिए, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। अगला जो टॉपिक है वो है सम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। तो अब जो हमें बताना कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी बातें कही रही हैं जिससे कि सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 14 से 17 जो है वो राइट टू इक्वालिटी का है, जिससे साफ ही जितनी भी अनइक्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर राइट टू एजुकेशन है हमारा, जो अप्रैल में 2010 में लागू हुआ था 86 अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें 6 से 14 एज के बच्चे को फ्री और फेयर एजुकेशन देने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की भी बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। इसके बाद है आपका टॉपिक माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की। जो पॉपुलेशन होती है, जो जनसंख्या होती है, उनका माइग्रेशन कैसे होता है और क्यों होता है। तो फॉर बेटर लाइफ फैसिलिटी पीपल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो लाइफ की अच्छी फैसिलिटी के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्या रीज़न है। इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर, एजुकेशनल फैक्टर,
ट्रेड, पॉवर्टी, हेल्थ फैसिलिटी, डिजास्टर, एम्प्लॉयमेंट। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग एक से दूसरी जगह चले जाते हैं। मान लो जहाँ वो रहते हैं वहाँ डिजास्टर आ गया, या हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, या एजुकेशनल फैक्टर नहीं है, तो वो लोग वहाँ वो छोड़ के किसी नई जगह पे चले जाएंगे। अब टाइप ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो नेशनल माइग्रेशन हो सकता है, जो कि एक देश से दूसरे देश में आप जा सकते हो। इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी सेम चीज़ आनी है। सीजनल माइग्रेशन जो एक समय के लिए किया जाता है, सीज़न के लिए आप माइग्रेट होते हो। और इंटरनेशनल माइग्रेशन आई थिंक ये 2 बार हो गया है यहाँ पे, तो आप ध्यान दे लीजिएगा। इंटरनेशनल 2 बार आ गया, तो इसको आपको देखना है, एक देश से परदेश चले जाना, इस तरीके से आप कह सकते हो। फिर है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि एक साथ मिलकर इंटीग्रेशनल तरीके से हमें ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है। तो लिखा हुआ है ना, डेवलपमेंट विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इस सबको लेकर साथ चलना है, आगे बढ़ना है। इसमें फंक्शंस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इसके लिए कि हाँ भाई सबका इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। क्या किया है गवर्नमेंट ने? पहला तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा बैंक, मतलब आपने जितने भी स्कीम सुने हो ना अपने गवर्नमेंट के बारे में, वो यहाँ पर लिख दो। स्किल इंडिया चलाया है, किसान कार्ड बनवाया है, अटल जो है अटल योजना चलाई रही है, डिजिटल इंडिया जो अभी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, वो चलाया जा रहा है। चलिए टाइप ऑफ इंक्लूसिवनेस की बात करेंगे कि कितने टाइप का इंक्लूसिवनेस हमें करना है, समावेशन करना है, किस किस को हमें जोड़ के चलना है। एक तो सोशल इंक्लूसिवनेस है, जिसमें कि हमें क्या करना है, सोसाइटी सोशल स्टेज पे प्रोग्रेस करना है, सोसाइटी के सभी लोगों को जोड़ के आगे बढ़ना है। फिर इकोनॉमिकल इंक्लूसिवनेस में हमें गिव इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़, हमें सबको इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि हर कोई भाई इतना कमा सके, इतने पैसे ला सके कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ना जाए। एजुकेशनल इंक्लूसिवनेस मतलब इस सभी को एजुकेशन के अंदर लेकर आना है, सबको जो है लिटरेसी मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलना चाहिए, जिसमें कि इफेक्टिव एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। तो ये आपका पूरा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हाँ थोड़ी बड़ी यूनिट ज़रूर है ये, लेकिन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, और आई होप कि आपका यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है कि एजुकेशन और सोसाइटी के यूनिट 1 में सोसाइटी के बारे में, खासकर इंडिया इस सोसाइटी के बारे में क्या क्या बातें कही रही हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी सब्जेक्ट की एजुकेशन और सोसाइटी की यूनिट 2 होगी।